हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, आज मैंने डिसाइड किया है कि हम एक टेक्निकल की सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें हम दोस्तों टेक्निकल के सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और इसमें हम हर एक सब्जेक्ट को दोस्तों ऐसे कवर करेंगे, मतलब शॉर्ट में कवर करेंगे रिवीजन के तौर पर। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट एक लेक्चर में पूरा सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता है, मतलब 30-35 मिनट के लेक्चर में पूरा चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे करके दोस्तों हर एक सब्जेक्ट को हम विद इन 10 to 15 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करें पूरा सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं, इतना बड़ा सब्जेक्ट कोई भी है, अगर एफएम की बात करें, सोइल की बात करें, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको हम 10 से 15 घंटे में कवर कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा हम एफर्ट लगाने वाले। और यकीन मानिए दोस्तों, डीडीए, आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई, कोई सा भी एग्जाम है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी। तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, यकीन मानिए, अगर आपने यहाँ पे टाइम दिया है तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, और सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों फ्लूइड प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पे फ्लूइड प्रॉपर्टीज को आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फ्लूइड क्या होता है। तो ऐसे सब्सटेंस दोस्तों जो फ्लो कर सकते हैं, ऐसी चीज जो बह सकती है, फ्लो कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड का मीनिंग ही है दोस्तों फ्लो करना, ऐसा सब्सटेंस या ऐसा द्रव या ऐसा लिक्विड जो बह सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फ्लूइड। अब यहाँ पे फ्लूइड के टाइप आ जाते हैं, जैसे कि आइडियल फ्लूइड है और रियल फ्लूइड है। देखो, आइडियल का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी अवगुण ना हो, कोई भी बैड प्रॉपर्टी ना हो, उसको क्या बोलेंगे? आइडियल। यहाँ पे फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो आइडियल फ्लूइड कौन सा होगा? जिसमें कोई भी बैड प्रॉपर्टी ना हो। अब बैड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम बोले हैं कि फ्लूइड क्या होता है? जो फ्लो करता है। अगर फ्लो कराने वाले सभी पैरामीटर हैं तो अच्छी बात है, और अगर फ्लो कराने वाले कोई भी एक पैरामीटर ऐसा है जो फ्लो नहीं करा रहा है, फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो उसके लिए बैड प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसमें कोई भी बैड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों कंप्रेसिबिलिटी। देखो, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? दबाना। मतलब अगर कंप्रेसिबल है तो दबेगा, ठीक है, दबेगा तो लेयर्स पास पास आएंगी और एक दूसरे से चिपकेंगी। चिपकेंगी तो क्या होगा दोस्तों? फ्लो का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है? फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो कंप्रेसिबिलिटी जीरो होनी चाहिए, मतलब इनकंप्रेसिबल होना चाहिए अगर आइडियल फ्लूइड है। नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब विस्कोसिटी भी यही करती है दोस्तों, तो नॉन विस्कस होना चाहिए। सरफेस टेंशन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरफेस टेंशन भी क्या करता है दोस्तों? मिनिमाइज करने की कोशिश करता है सरफेस एरिया को, जिससे कि क्या होता है दोस्तों? अट्रैक्शन बढ़ता है। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है वाटर। वाटर में दोस्तों कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो की इक्वल होती है, और वाटर में विस्कोसिटी भी बहुत ही कम होती है, इसलिए वाटर को हम एज ए आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर सकते हैं। एयर में कंप्रेसिबिलिटी होती है, बट विस्कोसिटी बहुत ही कम होती है, तो स्पीड ज्यादा होती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसके दो एग्जांपल आपने ध्यान रखने हैं, वाटर एंड एयर। ये इसके प्योर एग्जांपल नहीं है दोस्तों, बस हम इनको कंसीडर करते हैं। बात करें, सेकंड है हमारा रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड जो भी आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, वे सभी फ्लूइड कैसे हैं? रियल फ्लूइड है। इवन वाटर और एयर भी दोस्तों रियल फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, बट हम इसको कंसीडर करते हैं आइडियल फ्लूइड। तो ऐसे फ्लूइड जिसमें सभी प्रॉपर्टीज होती है, वो कंप्रेसिबल भी होता है, सरफेस टेंशन भी होती है, विस्कोसिटी भी होती है, तो ऐसे फ्लूइड को बोलेंगे रियल फ्लूइड। अब चलिए हम जानेंगे मास डेंसिटी क्या होता है। देखो इसका फॉर्मूला होता है रो, मतलब इसको डिनोट करते हैं रो और रो से, और ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी फ्लूइड है, उसका मास कितना होगा और उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इस रेशो को हम बोलेंगे मास डेंसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मास का होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। ध्यान रखना है आपको, सिंपल सी चीज है, कोई समझाने वाली बात नहीं है। स्पेसिफिक वेट भी दोस्तों सिंपल है, इसको वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, ध्यान रखना है आपने, वेट डेंसिटी।
ये क्या होता है दोस्तों, इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा ऐसा यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखो ये तो नहीं पूछेगा कोई भी, पूछेगा क्या आपसे, ये पूछेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है दोस्तों, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये होता है आपका 1 अपॉन मास डेंसिटी। 1 अपॉन मास डेंसिटी को मतलब रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। सॉरी फॉर दैट। अब देखो इसका यूनिट क्या बनेगा दोस्तों, तो देखो मास डेंसिटी यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन रो, तो इसका यूनिट बन जाएगा मीटर क्यूब अपॉन केजी। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ध्यान रखना है आपको। चलिए अब बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी, और जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी दोस्तों क्या होती है या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, चलिए बात करते हैं। बात की जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर जी से। ठीक है, और ये रेशो होता है दोस्तों मास डेंसिटी ऑफ टू सब्सटेंस। एक सब्सटेंस होगा अलग, एक सब्सटेंस होगा दोस्तों वाटर। ठीक है, मतलब ऐसे लिखेंगे इसको, रो सब्सटेंस अपॉन रो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वाटर की वो कहां पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको हम लिखते हैं जी। सिंपल सा है, आप सभी समझते होंगे इसके बारे में। बात करेंगे दोस्तों विस्कोसिटी। अब देखो विस्कोसिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो दोस्तों इसको सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश करूंगा। विस्कोसिटी एक फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो एक फोर्स ऑफर करती है, वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है अपोजिट टू दी मोशन। मतलब ये आपका फ्लूइड, फ्लूइड आप सभी समझते हैं लेयर वाइज हम कंसीडर करते हैं। तो ये दोस्तों आपकी फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर। तो फर्स्ट लेयर स्लो मूविंग लेयर होगी, ये थोड़ा सा और फास्ट चलेंगी, ये ज्यादा फास्ट चलेंगी। जैसे जैसे बाउंड्री से दूर होती चली जाती है वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, वैसे वैसे विस्कोसिटी का इफेक्ट कम होता जाता है। ये तो आप सभी समझते हो। अब देखो क्या होगा, ये स्लो मूविंग जो आपकी लेयर है ये फास्ट मूविंग लेयर को रिटार्ड करेगी, मतलब इसको अपने साथ लाने की कोशिश करेगी कि भाई तुम कहां भागे जा रहे हो, हमारे साथ आओ, हम भी चल रहे हैं आराम आराम से, तुम भी चलो। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। होता है ना, जब आप 2-3 दोस्त जा रहे हैं और आपके दोस्त ज्यादा तेज चल रहे हैं तो आप उनको बोलते हैं ना कि भाई हमारे साथ चलो। तो ऐसे ही ये भी सभी दोस्त हैं, ये तेज जा रहा है तो इसको खींचने की कोशिश करता है पहली वाली, ये कम तेज जा रहा है इससे तो ये इस पर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये फोर्स सरफेस पे लग रही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों आपका शियर फोर्स। तो यहाँ पे शियर फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में और इसी के कारण एक शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, और इस शियर स्ट्रेस को सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया दोस्तों, न्यूटन ने। तो चलिए जानते हैं, देखो ये डायग्राम है आप यहां से देख सकते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। एज पर न्यूटन लॉ द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट और द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। देखो दोस्तों यहां पे लिखा है तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी। ये दोस्तों डी यू अपॉन डी वाई क्या है, अब देखो दोनों अलग अलग स्पीड पे चल रही है, तो जैसे आप यहां से अपनी दूरी को बढ़ाएंगे, वाई को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपको अलग अलग स्पीड नजर आएगी। तो सेम स्पीड तो नहीं है, तो इसलिए वहां पे क्या है दोस्तों, वहां पे स्पीड में चेंज है। तो ये स्पीड में चेंज है, या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी में चेंज है विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ दोस्तों, जैसे आप वाई को आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोले हम वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको बोले हैं दोस्तों रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्यों बोल रहे हैं, देखो
हम अगर सॉलिड में पढ़ते हैं तो सॉलिड में हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन नहीं बोलते हैं, हम वहां पे सिंपल बोल देते हैं शियर स्ट्रेन, कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी शियर स्ट्रेन के इन केस ऑफ सॉलिड, बट इन केस ऑफ फ्लूइड इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। क्वेश्चन है वाई। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है, रीजन है दोस्तों कि भाई देखो, अगर सॉलिड सॉलिड पे आपने कोई भी एक शियर फोर्स लगाई तो ये कैसे होगा दोस्तों, इस टाइप से ये डिफॉर्म हो जाएगा, और ये जो आपका डिफॉर्मेशन आया है इसको बोलेंगे हम शियर स्ट्रेन। अब आपने लगाया इसको 1 pm पर, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने 1 pm पर। आप इसको 2 pm 3 pm या 10 pm पर आप चेक कर रहे हैं, या अगले दिन या 2-4 दिन बाद आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आपका जो शियर स्ट्रेन है वो कांस्टेंट। अगर आपने ये लोड लगा के रखा है, आपने लोड को बढ़ाया नहीं है, आपने लोड को घटाया नहीं है, कांस्टेंट लोड पर इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, तो ये टाइम से इंडिपेंडेंट होता है इन केस ऑफ सॉलिड। बट इन केस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड में क्या होता है दोस्तों, आपने फोर्स लगाया, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी आपने देखा फ्लूइड में कितना डिफॉर्मेशन है, इतना, अब आप देखेंगे इतना हो गया, अब आप देखेंगे इतना हो गया, तो कांस्टेंट लोडिंग पे क्या हो रहा है, जो डिफॉर्मेशन है उसका मान चेंज होता जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ जो शियर स्ट्रेन है वो चेंज होती जा रही है, इसलिए हम फ्लूइड में बोलते हैं कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब चलिए कुछ इंपोर्टेंट बातें जान लेते हैं, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, तो इक्वल टू, जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा दोस्तों एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे। अब कांस्टेंट क्यों बोले, क्योंकि मैं एक गिवन कंडीशन पे बात कर रहा हूं, गिवन कंडीशन पे कांस्टेंट होता है, अदरवाइज ये अगर प्रेशर चेंज करेंगे टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वहां पे ये चेंज होता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी और सिंपली विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं, और दोस्तों डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आपने समझ जाना है कि किसकी बात कर रहे हैं, डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। तो है आपका शियर स्ट्रेस, और दिस शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। और देखो दोस्तों, इसको शियर स्ट्रेन है तो डिफॉर्मेशन होगा, इसको हम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, शियर स्ट्रेन को, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम समझेंगे यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। यूनिट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि हर बार एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन बन रहा है तो प्रायोरिटी रखी है यूनिट, ठीक है। तो देखो इसका यूनिट हो जाएगा, आप यहां से चेक कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, तो हर बार पास्कल सेकंड आपको देखने को मिलेगा वहां पर, पास्कल सेकंड कंफ्यूजन करने के लिए, तो ये इसकी ऐसा यूनिट है। अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। तो देखो दोस्तों, न्यूटन को अगर सीजीएस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डाइन लिखेंगे, ठीक है। सेकंड आपका न्यूटन एसआई यूनिट में भी वही रहता है, सीजीएस में वही रहता है, बट जो मीटर स्क्वायर है वो किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब आप इन सभी के वैल्यू रखेंगे तो आपको दोस्तों सोल्व करने पे ये वाला रिलेशन मिलेगा, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइस होता है, इसी को हम दोस्तों पॉइस बोलते हैं, इसी यूनिट को डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पॉइस बोलते हैं। तो जब आप इनका कंपैरिजन करेंगे तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 10 पॉइस के इक्वल होता है, सिंपल सा है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब चलिए इसके डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, तो ये हो जाएगा m1 L-1 T-1, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे दोस्तों वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर विद प्रेशर। चलिए बात करते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर व्हाइल विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। देखो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं
इन केस ऑफ लिक्विड, तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। विस्कोसिटी डिक्रीज होने का क्या मतलब है, वो पतला हो रहा है दोस्तों, और विस्कोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, वो गाढ़ा हो रहा है दोस्तों, ठीक हो रहा है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपने देखा होगा अगर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, वो पतला हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जो मोलिक्यूल्स है उनके बीच में इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। जब ये एनर्जी पाते हैं तो दूर दूर हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में जो भी विस्कोसिटी होती है दोस्तों वो होती है ड्यू टू कोहिजन। ध्यान रखना है दोस्तों, ड्यू टू कोहिजन होती है विस्कोसिटी इन केस ऑफ लिक्विड, जबकि गैस में कोहिजन तो नहीं होता है। आपको पता है मॉलिक्यूल बहुत बहुत दूर होते हैं तो कोहिजन तो वहां पे नहीं होगा। तो वहां पे विस्कोसिटी क्यों होगी, ड्यू टू रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स। देखो पार्टिकल्स हैं गैस के, दूर दूर है, विस्कोसिटी नहीं, मतलब कोहिजन नहीं होगा। तो दोस्तों ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो विस्कोसिटी क्यों आएगी, ये पार्टिकल इससे टकराएगा या इससे टकराएगा या इससे टकराएगा, फिर इससे भी टकराएंगे, पार्टिकल आपस में टकरा रहते हैं, कोलैप्स होते रहते हैं, ठीक है, आपस में टकराते हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, मोमेंटम को लूज करते हैं। मोमेंटम को लूज करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी का डिक्रीज होना ही क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे जो विस्कोसिटी आती है वो आती है ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब अगर मैं इसको और हीट कर दूं दोस्तों तो ये और एनर्जी पाएंगे और तेजी से टकराएंगे। तेजी से टकराने का मतलब क्या है, इनका मोमेंटम और तेजी से लूज होगा दोस्तों, ठीक है, और तेजी से लूज होगा दोस्तों, तो वेलोसिटी और तेजी से डिक्रीज होगी। मतलब अब वेलोसिटी और तेजी से डिक्रीज हो रही है, इट मींस विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है इन केस ऑफ गैस। वहीं पे दोस्तों प्रेशर का हम वेरिएशन देखेंगे। एन ए लिक्विड, मतलब लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, नो चेंज इन विस्कोसिटी, क्योंकि दोस्तों जो प्रेशर होता है वो इतना हाई लगाना पड़ेगा आपको इसके कोहिजन में चेंज करने के लिए। मतलब आपने पास पास लाने के लिए और पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि चेंज नहीं होता है विद प्रेशर चेंज, ठीक है, विस्कोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। एयर में भी आपका हम चेंज को क्या करते हैं दोस्तों, नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी आपका बहुत हाई आपके प्रेशर पे जाके चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन अगर पूछेगा, क्वेश्चन के हम एक्सपेरिमेंट में बात कर रहे हैं, तो आपने बताना है लिक्विड में प्रेशर का कोई भी वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, और ना ही एयर या गैस में कोई भी कोई भी वेरिएशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों काइनेटिक विस्कोसिटी, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है दोस्तों न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी के रेशो को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो इसको हम लिखते हैं म्यू इक्वल टू यू, सॉरी यह है दोस्तों न्यू और यह है म्यू अपॉन रो। रो क्या है, मास डेंसिटी है। अब यहाँ पे यूनिट इंपॉर्टेंट है काइनेटिक विस्कोसिटी की। यूनिट क्या है दोस्तों, देखो एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सिंपल है। सीजीएस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों स्ट्रोक। इसी यूनिट को हम स्ट्रोक बोलते हैं। और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड 10⁴ स्ट्रोक के बराबर होता है। ये अपने जहन में उतार लेना दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल होता है 10⁴ स्ट्रोक की, और स्ट्रोक क्या है दोस्तों, सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी, सिंपल है। अब जानेंगे दोस्तों, देखो यहां से टेम्परेचर और आपका प्रेशर का इफेक्ट नहीं पूछता है, बट फिर भी बात कर लेते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन काइनेटिक विस्कोसिटी, लिक्विड की बात करेंगे तो कोई भी चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा, मतलब इन सिग्निफिकेंट चेंज होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों गैस में, तो गैस में दोस्तों रैपिड चेंज होता है, रैपिड इंक्रीज होती है गैस की विस्कोसिटी। कैसे, देखो ये है आपका म्यू अपॉन रो। अब देखो अगर मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर इन केस ऑफ लिक्विड की बात करते हैं चलो पहले, तो ये क्या होगी दोस्तों, ये डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे,
तो उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो, पहले ये 10 था, ये 5 था, 5 दूनी 10, 2 का रेशो आ रहा है। अब देखो, अब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये हो गया 8, लेट्स सपोज 8 हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया, कितना हो गया है, ये भी डिक्रीज हो गया दोस्तों, 4 हो गया। ठीक है, तो अब भी रेशो कितना आ रहा है, 2 के करीब ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसमें चेंजेस तो आपको थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया। क्या पता ये ज्यादा डिक्रीज कर जाए, ये कम डिक्रीज करे, तो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट इतने नहीं मिलते हैं इन केस ऑफ लिक्विड। बट अगर वहीं पे बात करें दोस्तों गैस की, तो गैस में उल्टा सीन है। देखो, म्यू गैस का बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, बट रो क्या करता है दोस्तों, घटता है। तो ये चीज बढ़ रही है, ये चीज घट रही है, तो ओवरऑल क्या होता है दोस्तों, रैपिड इंक्रीज होता है। चलिए बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर, नो चेंज इन लिक्विड, लिक्विड में कोई भी प्रेशर चेंज नहीं होगा, वेरी लो होता है, जो कि हम मतलब कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड की बहुत कम होती है, इसलिए लिक्विड की काइनेटिक विस्कोसिटी में कोई भी चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। वेयर एज इन केस ऑफ गैस, काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस विद प्रेशर, ये क्या करती है दोस्तों, डिक्रीज करती है अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेट 50 टाइम ऑफ एयर। मतलब अगर हम बात करें वाटर की डायनामिक विस्कोसिटी की, तो ये दोस्तों 50 टाइम होती है एयर से। ठीक है, काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज अप्रोक्सीमेट 15.2 टाइम ऑफ वाटर, ये भी पॉइंट आपने ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं बल्क मॉडुलस क्या होता है। तो देखो दोस्तों, बल्क मॉडुलस होता है रेशो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं कैसे, अब देखो कंप्रेसिव स्ट्रेस को मैंने लिखा है सिग्मा से, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैंने कैसे लिखना है, डीवी अपॉन वी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बल्क मॉडुलस। अब यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी दोस्तों रेसिप्रोकल होती है बल्क मॉडुलस की, मतलब कि आप कंप्रेसिबिलिटी को लिखेंगे बीटा से अपॉन 1 अपॉन के लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी। अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की। देखो सरफेस टेंशन पे अगर वीडियो बनाने जाऊं तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है, और फिजिक्स मैं मानता हूं मेरा ठीक ठाक है। ठीक है, आपका भी अच्छा होगा अगर आपने 12th में पढ़ा होगा। सरफेस टेंशन क्या है दोस्तों, ये सरफेस का एक फिनोमिना है। इससे क्या होता है दोस्तों, देखो ये आपका एक लिक्विड जार है, ठीक है, या टैंक, और ये इसकी सरफेस है लिक्विड की, ये दोस्तों बल्क, ये है आपका सरफेस। आप सभी समझते हैं, अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ा है तो आप सभी समझते होंगे सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी बल्क से ज्यादा होती है, तभी ऊपर उठ के आए, तभी ये लड़ झगड़ के ऊपर आए। तो ये स्टेबल नहीं रहते। अगर आपके आपको इंजेक्शन लगा दिया जाए एनर्जी का, तो आप भागते दौड़ते फिरेंगे। ठीक है, तो आप स्टेबल नहीं रहेंगे। तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, पैसा होता है, वो उतना स्टेबल नहीं रहता है। स्टेबल कौन रहते हैं, जिनके पास एनर्जी कम होती है। बट आजकल तो बहुत उल्टा हो रहा है, स्टेबल उसको ही मानते हैं जो एनर्जी जिसके पास ज्यादा होती है, पैसा जिसके पास ज्यादा होता है। तो देखो, अब हर कोई चाहता है स्टेबल होना, तो भाई इनको क्या करना है, इनको अपनी एनर्जी को लूज करना है। अब लूज कैसे करेंगे, तो दोस्तों ये पास पास आने लगेंगे, तो पास पास आने में जो भी एनर्जी खर्च होगी ये लूज हो जाएगी। तो पास पास आने से क्या होता है दोस्तों, ये मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं अपनी सरफेस एरिया को। तो यहां पे देखो, सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड सरफेसेस टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतने मिनिमम सरफेस एरिया में आने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे लिखा है स्फेरिकल शेप हैज मिनिमम सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम। अगर गिवन वॉल्यूम है और आप उसकी डिफरेंट शेप बना रहे हैं तो सबसे कम आएगा स्फेरिकल शेप। तो यहाँ पे यूनिट इंपोर्टेंट है, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और इसको हम लाइन फोर्स भी बोलते हैं, इसको हम लाइन फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन पे लगती है। कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन कौन कॉज करता है दोस्तों, किसके कारण आती है सरफेस टेंशन, तो ये आती है कोहिजन के कारण। कोहिजन होगा दो पार्टिकल के बीच में, तभी सरफेस टेंशन आएगी। ठीक है, तो कोहिजन के कारण आती है। बट एडिशन भी दोस्तों थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करता है, उसकी बात नहीं करेंगे।
अब यहाँ पे बात आती है एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप, आपने देखा होगा जो बूंदे होती है वे गोल क्यों होती है, क्योंकि हर कोई चाहता है मतलब सरफेस मिनिमाइज करना, और सबसे कम किसका होता है सरफेस एरिया, स्फेरिकल शेप का, ठीक है, तो इसलिए ड्रॉप आपकी स्फेरिकल होती है। सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, अगर आपने ऑयल और वाटर को सेपरेट करना है तो उसमें भी कौन सा यूज होता है दोस्तों, उसमें भी सरफेस टेंशन का यूज। इवन आप जब कपड़े धुलते हैं तो कपड़े धुलने में जो मैल निकलता है दोस्तों, गंदगी निकलती है, वो कैसे निकलती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, उसकी सरफेस टेंशन को कम कर दिया जाता है। देखो कोई चीज अगर किसी से चिपक रही है तो उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, क्योंकि क्या करेंगे आपस में अच्छा बॉन्ड बना लेंगे, उसकी सरफेस टेंशन को कम करके हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो भाई जब हम सरफेस टेंशन मतलब जब किसी भी लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि दोस्तों कपड़े धुलते हैं गर्म पानी से तो मैल आसानी से साफ हो जाता है। देखो ये मॉलिक्यूल है इतना बड़ा, क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसने छोटे छोटे मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ रखा है जिससे कि इनका ओवरऑल सरफेस एरिया कम हो जाए। अब ये है दोस्तों वॉइड कपड़े का, तो ये इसमें से पास नहीं हो सकता। बट अगर मैं दोस्तों इसकी सरफेस टेंशन को कम कर दूं तो ये दोस्तों पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। अब देखो एक एक पार्टिकल इससे आराम से निकल जाएगा, ठीक है, तो ये हम किसके कारण करते हैं, सरफेस टेंशन को कम करके। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की बात करेंगे दोस्तों तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब बहुत कम पड़ता है प्रेशर का इफेक्ट, ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता। कैलकुलेशन ऑफ सरफेस टेंशन, अब यहां पे सरफेस टेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी बात जानते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या होता है दोस्तों, सरफेस टेंशन होता है वर्क डन अपॉन एरिया, वर्क डन अपॉन एरिया। देखो इस टाइप से ये एक सॉफ्ट फिल्म है, यहां पे हमने एक धागा लगाया तो ये अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको खींच रहा हूं तो इतना वर्क डन मुझे करना पड़ रहा है ना, और इसका एक सरफेस एरिया भी होगा, ठीक है, तो वर्क डन अपॉन एरिया क्या होता है दोस्तों, सरफेस टेंशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड, मतलब बूंदे जो बनती है लिक्विड की, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें हम जानने वाले हैं ये कैसे बनती है। तो देखो ये ड्रॉप है, अगर मैं इसको काट दूं दोस्तों, काटने के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, इनसाइड एक वाटर का प्रेशर होगा और आउटसाइड क्या होगा दोस्तों, इसकी सरफेस मतलब जो इसकी सरकमफ्रेंस है उस पर लगेगा सरफेस, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं दो प्रेशर की, एक इनसाइड प्रेशर और एक आउटसाइड प्रेशर। आउटसाइड प्रेशर कौन सा है दोस्तों, पी आई, मतलब एटमॉस्फेयर, इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर को बोलेंगे पी नोट। पी नोट मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो फोर्स लगा रहा है। देखो कुछ इस टाइप से है, बॉल ये आपकी अंदर से लिक्विड भरा है तो इसकी सरफेस पे ऐसे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, जो कि लिक्विड अंदर लगाएगा पीआई जिसको बोलेंगे, और बाहर से लगेगा क्या दोस्तों, बाहर से लगेगा आपका पी नोट। अगर पी नोट पीआई से ज्यादा होगा तो ये श्रिंक कर जाएगा, इसलिए पी आई हमेशा पी नोट से ज्यादा होना चाहिए अगर ड्रॉपलेट का बनना है तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं, ये आता है आपका डीपी इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। डी क्या है दोस्तों, इसका डायमीटर, और सिग्मा क्या है, इस पर लगने वाली सरफेस टेंशन, ठीक है। डीपी है दोस्तों प्रेशर डिफरेंस, सिग्मा सरफेस टेंशन और डी है डाया ऑफ ड्रॉप। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों सोप बबल इन एयर, मतलब सोप बबल में क्या होता है दोस्तों, अगर एयर की बात करें, देखो सोप बबल इन लिक्विड भी हो सकती है, सोप बबल एयर भी हो सकती है। सोप बबल एयर में दो लेयर बनती है, एक लेयर ये बनेगी, देखो एक लेयर ये बनी, एक लेयर उसके बीच में बनेगी, और उसके बीच में दोस्तों जो एक गैप बचा है उसमें एयर होगी, तभी जाके सोप बबल बनती है, बबल बनता है तभी, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो लेयर बाहर की है उस पर सरफेस टेंशन लगेगी और एक लेयर जो अंदर की है उस पर सरफेस टेंशन लगेगी, तो यहाँ पे दो सरफेस टेंशन एक्ट करती है, इसलिए हम डीपी लिखते हैं 8 सिग्मा अपॉन डी। लिक्विड जेट में दोस्तों हम लिखते हैं 2 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। तो ये भी सभी पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। तो ये हम सरफेस टेंशन कंप्लीट कर चुके। अब बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। देखो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये कंटेनर है, यहाँ पे लिक्विड है,
मैं इसको क्या कर रहा हूं दोस्तों, हीट कर रहा हूं। तो क्या होगा, जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी ज्यादा है, तो वे स्केप करने लगेंगे अपनी सरफेस को। नीचे वाले पार्टिकल उनकी पोजीशन लेने लगेंगे, क्योंकि आपको इनको एनर्जी मिलेगी, ये ऊपर उठेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, फिर ये भी स्केप करने लगेंगे। तो यहाँ से दोस्तों वेपर बनेगी, वेपर ऊपर जाएगी और क्या लगाएगी दोस्तों, जो एटमॉस्फेयर है, ध्यान से सुनना, कहीं भी आपने इससे मतलब गलत कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा तो मुझे गलत मत साबित कर जाना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूँ दोस्तों। तो जो भी सर ये जो वेपर उठी तो इनके पास एक प्रेशर होगा, तो ये प्रेशर एग्जैक्ट करेगी ऊपर डायरेक्शन में। मैं ओपन कंटेनर की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। ये फिनोमेना डेवलप होगा। धीरे धीरे मैं हीट बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स और ज्यादा ऊपर उठ रहे, तो प्रेशर, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, ये तो बढ़ेगा नहीं, नीचे से प्रेशर बढ़ रहा है। अब देखो, आपके ऊपर अगर कोई बैठ जाए तो आप उठ नहीं पाएंगे, बट अगर आप नीचे से प्रेशर ज्यादा है, आपका प्रेशर ज्यादा है, तो आप उठ जाएंगे, ऊपर का प्रेशर कम है। ऐसे दोस्तों ऊपर का प्रेशर अभी ज्यादा है, पी एटीएम अभी ज्यादा है पी वेपर से। अब धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, पी तो आपका पी एटीएम तो कांस्टेंट है। एक कंडीशन आएगी जब पी एटीएम बराबर हो जाएगा पी वेपर के, उसी टाइम दोस्तों बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसी टाइम बबल्स बनने चालू हो जाएंगे। किसमें, लिक्विड में आपके। ये बबल्स बनेंगे दोस्तों, और ये बबल्स क्या करेंगे, ये बबल्स कोज करेंगे कैविटेशन का, मतलब ये बबल्स जाएंगे लो प्रेशर से हाई प्रेशर रीजन में। आपने देखा होगा, अगर पाइप लिक्विड कैरी कर रहा है, यहाँ पे बबल बने हैं, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये हाई प्रेशर की तरफ जाएंगे ड्यू टू सक्शन के कारण ऐसा होता है, और ये जाके वहां पे कोलैप्स हो जाएंगे, वहां पे फिर वॉइड क्रिएट होगा, और यहाँ पे एकदम सडनली क्या करेंगे दोस्तों, ये लिक्विड पार्टिकल इसमें एक भंवर की तरह आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, नॉइस क्रिएट होती है, वाइब्रेशन होता है, और वहां से पाइप खराब होना चालू हो जाता है। तो कैविटेशन किसके कारण होता है, बबल्स के कारण होता है, बॉइलिंग पॉइंट के कारण होता है, मतलब जो बॉइलिंग होती है उसके कारण होता है। तो यहाँ पे लिखा है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसी को दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जब जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर वेपर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ज्यादा होगा तो भी अच्छा है, कम नहीं होना चाहिए बॉइलिंग। अब देखो, बात करें दोस्तों वेपर प्रेशर एट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, ते होता है 3.17 किलो पास्कल। वहीं पे दोस्तों एट रूम टेम्परेचर, सॉरी एट 100 डिग्री सेल्सियस, आप सभी समझते हैं जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके बॉइल होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स वो 1 एटीएम के इक्वल हो जाएगा, और 1 एटीएम किसके इक्वल होता है, 1013 किलो पास्कल। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, जो भी हम मरकरी यूज करते हैं मैनोमीटर में या प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में, वो हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों उसका उसका दोस्तों वेपर प्रेशर लेस देन 1 पास्कल होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे हमने भर रखा है दोस्तों मरकरी, और यहाँ पे दोस्तों वाटर है। अब वाटर की हाइट है, इस पर एक प्रेशर लगाएगी। अब इसको ऐसे कंसीडर करो जैसे कि ऊपर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो वाटर है ये एज ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है इसके ऊपर। और अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा तो कभी भी दोस्तों ये बॉइल नहीं हो पाएगा मरकरी, और जब मरकरी बॉइल नहीं होगा तो जो एक्यूरेट रीडिंग है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी अगर मरकरी बॉइल नहीं होगा। ये कब होगा दोस्तों बॉइल, जब ऊपर का प्रेशर नीचे के प्रेशर से कम हो जाए, मतलब नीचे की वेपर प्रेशर से कम हो, तब जाके बॉइल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम मरकरी को यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो वेपर प्रेशर होता है 1 पास्कल के करीब होता है। तो देखो अगर आप इसका प्रेशर मेजर करना चाहते हैं और ये 1 पास्कल से ज्यादा है तो आप मेजर कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से मेजर कर सकते हैं, 1 पास्कल से नीचे मेजर नहीं कर सकते।
क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, ऊपर का प्रेशर नीचे के प्रेशर से कम हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए देखो दोस्तों, इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होने के कारण ये कम से कम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ये हमारी बहुत बात हो चुकी है। अब जानेंगे दोस्तों कैपिलरी एक्शन। यहाँ पे दोस्तों कैपिलरी एक्शन में दोनों चीजें काम आती है, कोहिजन एंड एडिशन, दोनों कोज करते हैं दोस्तों कैपिलरी। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है दोस्तों, एक बारीक सी ट्यूब होती है, उसमें कभी पानी ऊपर चढ़ जाता है, कभी नीचे गिर जाता है, ठीक है, ये लेवल है, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा, दोनों फिनोमिना होते हैं, इसमें दोनों केस हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला केस है कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज के आपने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जानने हैं। सबसे पहला हम जानेंगे दोस्तों, जो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है वो ये है दोस्तों 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी आर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं फॉर, ये है दोस्तों सिग्मा, सिग्मा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन रो जी डी, ठीक है। आर की जगह मैंने क्या रख दिया दोस्तों, डायमीटर ऑफ ट्यूब रख दिया, ठीक है। अब यहां पे अगर एडिशन ज्यादा होगा कोहिजन से तो ही दोस्तों कैपिलरी राइज हो पाएगा। अब इसमें डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड है, ठीक है, फिर आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा और उसके लिए तो प्रॉपर सीक्वेंस में चलना पड़ता है। एडिशन अगर कोहिजन से ज्यादा होगा तो दोस्तों क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा, और इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वाला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दोस्तों हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। राइज करेगा दोस्तों विद कॉनकेव मेनिस्कस, मतलब ये जो राइज करेगी सरफेस, ये राइज करेगी दोस्तों विद कॉनकेव मेनिस्कस। आप देख रहे हैं कॉनकेव मेनिस्कस होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे इसके एग्जाम्पल है, फिर है लास्ट पॉइंट इसमें लिक्विड वेट ग्लास। अगर ऐसा है कि एडिशन ज्यादा है कोहिजन से, राइज कर रहा है, तो उस केस में दोस्तों लिक्विड ग्लास को, ग्लास की सरफेस को क्या करता है, भिगो देता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लास वाटर, मतलब अगर आपने ग्लास में वाटर, ग्लास की जो पर्सनली होती है उसमें वाटर रख रखा है आपने, वो राइज कर रहा है, तो उस केस में दोस्तों जो आपका एंगल आता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 आता है। बात करें दोस्तों प्योर वाटर की, और प्योर वाटर जो होता है एंड ग्लास, उसका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। वहीं पे दोस्तों कैरोसिन मतलब मिट्टी के तेल और ग्लास की बात कर रहे हैं तो ये एंगल होता है 26 टू 28 डिग्री आपका एंगल होता है। चलिए अब बात करते हैं कैपिलरी फॉल की। तो कैपिलरी फॉल में भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा, ये होगा एच एफ इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे चीजें उल्टी हो जाएंगी, वहां पे एडिशन ज्यादा था, यहाँ पे कोहिजन ज्यादा हो जाएगा। लिक्विड वहां पे सरफेस को वेट कर रहा था, यहाँ पे सरफेस को वेट नहीं करेगा ग्लास की, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वहां पे 90 से ज्यादा कम था, यहाँ पे 90 से ज्यादा हो जाएगा। फॉल विद कॉन्वेक्स मेनिस्कस, वहां पे दोस्तों राइज कर रहा था कॉनकेव मेनिस्कस के साथ, यहाँ पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस के साथ फॉल करता है। और इसका एग्जांपल है मरकरी ग्लास, जिसका एंगल होता है दोस्तों 130 डिग्री। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है इस चैप्टर का। नोट नो कैपिलरी एक्शन अकर्स इफ डायामीटर ऑफ ट्यूब इज ग्रेटर देन 6 mm। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है कि अगर डायामीटर ऑफ ट्यूब 6 mm से ज्यादा है तो उस केस में कोई भी कैपिलरी एक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप सजेशन देंगे कि क्या इसमें और चीज ऐड करनी चाहिए कैसे, और अगर आपको इसको कंटिन्यू करना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से अपना रिप्लाई कीजिए, क्योंकि ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे बट उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, आप यहाँ से इन्हीं नोट्स की हेल्प से पढ़ सकते हैं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।